चलिए, आप सभी को नमस्कार। और आज की अपन वेबिनार स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मिनट इनका ध्यान कर लीजिए। ગભરાઈ જાય છે યાર, ગભરાઈને કોઈ ગમે તેમ બધું દબાઈ દબાઈ કે બગાડી નાખે. ખાલી પાણી બોટલ ભરો. दीपेन जी म्यूट हो जाइए. मैं एक नीचे गयो तो ત્યારે કીધું મેં તો ગભરાવાનું નહીં, બીજું બટન દબાઈ દેવાનું, તમે બીજા માળે ઉતરી જશો. दीपेन जी, अमुक टाइम में जा रहे हैं माइनस थोड़े तो म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ पंच पक्षी शास्त्र आज की हमारी वेबिनार का सब्जेक्ट है पंच पक्षी शास्त्र। आप में से कितने लोगों को आइडिया है पंच पक्षी के बारे में? राजेंद्र जी, आपको आइडिया है? नो आइडिया। संतोष जी, आपको? पंच पक्षी शास्त्र का आइडिया है कुछ? संतोष जी, Yes, sir. क्या आइडिया है बताइए। In this Panchapakshi Shastra, five birds is there, sir. ओके, First one is vulture. राइट Second one is owl. राइट Third one is crow. राइट Fourth one is peacock. राइट, Fifth one is crow. गुड। Depends upon the characteristics of persons, sir. राइट राइट राइट। और कोई? Thank you. सुषमा जी, आपको आइडिया है पंच पक्षी के बारे में? हाँ सर, क्या आइडिया है बताइए। नहीं मालूम। नहीं मालूम है कुछ भी, ठीक है। चलिए, पंच पक्षी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक जनरल बात करते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारी रूटीन डेली लाइफ में आपको क्या लगता है कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जो भी जानवर हैं, इनकी कोई इम्पोर्टेंस है? हाँ सर, क्या इम्पोर्टेंस है बताइए। जैसे क्रो है तो वो अपने पितरों का वो बताता है, क्रो अपने पितरों का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिप्रेजेंट। हाँ, चलिए ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्या है? आपने तो एक रिप्रेजेंट बता दिया कि वो कौवे का मतलब हो गया पितरों को दिखाता है, ठीक है, कौवा। इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों जरूरी है पशु पक्षी हमारे लिए, क्यों जरूरी है? अगर ये नहीं हो तो क्या होगा? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है सीधा सीधा, अगर आज कोई पक्षी नहीं हो आसमान में तो क्या होगा? मेरा क्वेश्चन केवल इतना सा है, वो सोच के बताइए मुझे। जो माइंड में आ रहा है वो बताइए, कुछ तो बोलिए। सृजन और पृथ्वी की जो सृष्टि का जो बैलेंस है वो खराब होने लग जाएगा कहीं ना कहीं। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम सुरभि है, सुरभि मल्होत्रा। सुरभि जी, क्या बोला आपने? पृथ्वी का बैलेंस खराब होने लग जाएगा? अगर कैसे खराब होने लग में जाएगा वो बताइए। सर देखो, हमें छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता था जब हम छोटे थे जी, कि जैसे फसल उगती है तो वहां पे ठीक है। कई कीटाणु होते हैं, तो जो ठीक है, चिड़िया होती हैं वो उन खेतों में से उन कीटों को चुन के उनको अपना भोजन बनाती हैं ताकि राइट हमें भोजन मिल सके, है ना। तो राइट एक तरह से ये साइकिल ऑफ लाइफ कह लो कि वो ऐसे लोगों को खाते हैं, फिर बर्ड्स को जो बड़े प्रीडेटर्स हैं वो
भक्षण करते हैं, तो उन प्रेडेटर्स से फिर आगे जैसे हम लोग पृथ्वी में अल्टीमेटली हम भी मिल जाते हैं, तो इस तरह से एक फूड साइकिल भी चलता रहता है अगर देखा जाए तो। Very good. बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बताएंगे प्लीज, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। एक तो प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिए, ऐसा लग रहा है कि वॉल से बात कर रहे हैं, दीवारों से बात कर रहे हैं, पूरा समझ में ही नहीं आ रहा। दूसरा अगर हम आपको कौवे एक्चुअल में से ले एनर्जी सकते हैं लेनी है कि तो कौवे कैमराज की ऑन जो कीजिए प्लीज। कौवे की जो बीट होती है उससे पीपल का पेड़ बनता है। पीपल अपने आप इस तरह से पनपता है। तो इस तरह से कौवे का भी ये एक महत्व है। दूसरा कि कौवा जो है उससे हमें कुछ संकेत भी मिलते हैं कि कौवे की आवाज से हम कुछ जान सकते हैं कि वो मेहमान आने वाला है ये बताता है, या घर में कोई झगड़ा होने वाला है तो वो बताता है। उसकी भी एक बोली होती है। तो पंखी अपनी आवाज से हमें कुछ बताते भी है। ये बात अलग है कि हर पंखी का हमें ये समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, कौवे के साथ बहुत ज्यादा लोग कोरिलेट करते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत इजी है पत्रों के हिसाब से या कहीं बताने के लिए। यस सर। हाँ, दूसरा ये भी है ना कि सरस्वती माता का मोर है। जी। तो इससे भी हमें समझ में आता है कि विद्या की देवी सरस्वती है। और मोर हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमें किस तरह से रहना चाहिए। तो जैसे कि मोर है, वो अपने आंसू जो है उससे उत्पत्ति होती है। तो किस तरह से ये सृष्टि का सर्जन भी होता है, लेकिन उससे विलुप्त रह के होता है, ये सिखाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी नॉलेज, वेरी गुड। और कोई? सिन्हा साहब, आप कुछ बोलेंगे प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही सिन्हा साहब, माइक बंद है आपका। हाँ बोलिए। कह रहे थे सर, ये पक्षी जो है ना, जी। वो अपनी लाइफ साइकिल को बैलेंस करती हैं। ओके। और यही कहना है हमको, लाइफ साइकिल, अब उसको कई मायने में समझ सकते हैं आप, पूरी जी लाइफ साइकिल को बैलेंस कर देती है। जी जी जी। चाहे ठीक। वातावरण हो, एनवायरमेंट हो, सब कुछ में जी जी जी। हमको ऑक्सीजन देने का मेन रोल इन्हीं का, पक्षियों का ही है। वो पेड़ न उत्पन्न करती, न हम लोग इस तरह से ऑक्सीजन पाते, इस तरह से करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई? हो गया? नीलोफर जी, आप तो बोलिए कुछ, कैसे चुपचाप बैठी हैं आप? आपसे तो मैं उम्मीद कर रहा था कुछ बोलेंगे आप। नीलोफर जी बोलिए कुछ, फटाफट, जो क्लास आगे स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। जो भी आता है बोलिए। एक्चुअल में क्या है, सबके एक पता लगना चाहिए कि किसको क्या पता है, और कुछ चीजें हमें भी सीखने को मिलती है ना आप लोगों से, कुछ आइडिया तो लगे। नहीं सर, जेन्युइन इनसे रिलेटेड कुछ नॉलेज नहीं है। चलिए, कोई बात। देखिए, हर पशु पक्षी का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, और हर चीज का इंपॉर्टेंस है। अगर ईश्वर ने कोई भी चीज इस सृष्टि पे बनाई है, तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनाई, कुछ सोच समझ के बनाई है, किसी लॉजिक के साथ बनाई है। जैसे सुरभि जी ने बताया कि जब खेतों में फसल उगती है और उस समय जितने तरह के कीटाणु आते हैं, और चिड़ियाएं उनको खाती है जिससे कि आपकी फसल सेफ रहे। अगर चिड़िया उन कीटाणुओं को नहीं खाएगी तो फसल सेफ नहीं रहेगी, और आप तक वो प्रॉपर अन्न नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे पक्षियां हैं। पहले पक्षियों की बात करते हैं, क्योंकि आज हमारा पक्षियों के ऊपर ही वेबिनार है, तो पक्षियों की बात करते हैं कि जो आप तक बहुत सारी चीजों को, जो कि आपके लिए केमिकल रूप में, जो कि आपके लिए पॉल्यूशन के रूप में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, उन सबको वो ऊपर ही ऊपर खत्म कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनको जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। कई धर्मों में व्यक्ति को या तो पानी में डाल दिया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है, या फिर कहीं किसी पहाड़ के ऊपर, बहुत ऊपर पहाड़ के ऊपर उनकी बॉडी को रख दिया जाता है, जिससे कि गिद्ध, चील, कौवे आके उनको खा ले। आप सोच के देखिए कि जब बॉडी को इस तरीके से आप पानी में छोड़ देते हैं, तो वो पानी किस तरह का हो गया? क्या उस पानी को आप पी सकते हैं? क्या नहीं। उस पानी से आप नहा भी सकते हैं? पीना तो बहुत अलग बात है। क्या उस पानी से आप नहा भी सकते हैं? नहीं। जिन बॉडीज को आपने बिल्कुल किसी ऊंचे पहाड़ पे जाके छोड़ दिया, जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी नहीं जाता,
बट आप ये सोच के देखिए कि अगर वो बॉडी जब सड़क पे भी पड़ी होती है तो कुछ घंटों बाद उसमें जी, तो कुछ घंटों बाद उसमें किस तरह की स्मेल आती है कि आप सड़क पार नहीं कर सकते, है ना, आपको नाक बंद करके जाना पड़ता है। सेम आपकी बॉडी में से जो आपकी बॉडी वहां पे पहाड़ के ऊपर रखी है, तो आप सोचिए कितनी स्मेल आएगी। अगर वो गिद्ध, अगर वो चील उनको नहीं खाएंगे तो सोचिए क्या हाल होगा, सोच के देखिए। लाशों के ढेर लग जाएंगे ऊपर ही ऊपर, कंकालों के ढेर लग जाएंगे ऊपर ही ऊपर, है ना। तो ये जो चील, जितने भी पशु पक्षी हैं, गिद्ध, ये जब उनको खाते हैं तो वो उनको मुक्ति भी देते हैं। अगर स्पिरिचुअल वे में बात करें तो उनको वो उस रिलीजियस के हिसाब से, चाहे वो कैथोलिक रिलीजियस हो, कुछ पार्ट में मोमडन्स भी ऐसा करते हैं, किसी भी वे में वो उनको मुक्ति भी देते हैं। कुछ इसको आप पास्ट कर्मास के साथ अटैच कर सकते हैं कि उनकी मुक्ति उनके द्वारा लिखी थी, कि उनको खत्म करना था, तो लास्ट मूवमेंट में वो उनको लेके गए या उन्होंने उनको खाया, उनका भक्षण किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर पशु पक्षियां हमें किसी भी, आप देखेंगे कि जब आप लोग कचरा डालते हैं सड़क के ऊपर या सड़क पे कोई कचरा पड़ा होता है तो ज्यादातर कौवों का ढेर वहां होता है और उसमें से कोई बीन बीन के खाता है। वो जो गंदगी वो खाते हैं, अगर उस गंदगी को वहां से वो नहीं खाएंगे तो सोचिए क्या हाल होगा सड़कों का, आप निकल नहीं सकते रोड पे से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हमें देख के हिट होती है, और ये पक्षी इतना बड़ा योगदान हमें हमारी यूनिवर्स में देते हैं, हमारी प्रकृति में देते हैं कि आपको लगता है, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या वो कर रहे हैं हमारी लाइफ में। जैसा भावना जी ने बताया कि कौवे आके जिस तरह से हमें संकेत देते हैं कि मेहमान आने वाले हैं या पितरों से रिलेटेड, कौवों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप देख लीजिएगा कभी भी कौवों को कि अगर वो आपके यहाँ पर आ रहे हैं रेगुलर वे में तो रेगुलर आ रहे हैं, जब आप उनको कुछ भी खाने के लिए दे रहे हैं तो रेगुलर आएंगे, रेगुलर। और जिस दिन भी आपने उन्हें कुछ ऐसी चीज दे दी कि जो आप भी नहीं खा सकते, तो आप ये देख लेना वो कौवा जब जाएगा ना तो लौट के नहीं आएगा आपके यहाँ कभी, आप कितना भी उड़ा लीजिए। ये बहुत बड़ी खासियत होती है। क्यों? क्योंकि आप उनको कोरिलेट करते हैं पितरों से, यानी आप अपने पितरों के साथ ऐसा कर रहे हैं। पानी की नहीं पिला, क्लास चल इसका मोबाइल वो है, रेखा जी म्यूट हो जाइए ना प्लीज। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मोबाइल को बिल्कुल वो रहने दीजिए। पंच पक्षी, इसका जो एक्चुअल नाम है वो है पंच पाक्षी। इसको पक्षी कैसे बोला गया वो मैं आपको बताऊंगा अभी। हमारी जो आज की वेबिनार है वो 5 पक्षी के ऊपर है, कैसे हम इनके द्वारा कुछ भी पता कर सकते हैं, कैसे ये पंच पक्षी हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, कैसे हमें पता ही नहीं कि इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, कैसे ये हमारी पूरी साइकिल को, लाइफ साइकिल को कंट्रोल करते हैं। पंच पक्षी को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूं और 32 इयर्स में कॉर्पोरेट सेक्टर्स में था, इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह मैंने अपनी सर्विसेज दी। उसके बाद मैं ऑकल्ट में आया। मैं क्या आया, ईश्वर मुझे लेके आए, क्योंकि ऑकल्ट में हर चीज वही डिसाइड करने वाले हैं। और आज की तारीख में 75 प्लस मॉडलिटीज का मुझे ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 10,000 प्लस कंसल्टेंसी में अब तक पर्सनल कंसल्टेंसी कर चुका हूँ, और इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी की भी बहुत सारी हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, टाइम मेडिकल न्यूमरोलॉजी, पंच पक्षी शास्त्र, 10,000 प्लस रेमेडीज का मुझे आइडिया है। जो भी रेमेडीज होती हैं आपकी लाइफ में, जन्म लेने से लेकर डेथ तक जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर प्रॉब्लम की रेमेडीज, और सारी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज मैक्सिमम, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट्स हमें फीडबैक मिला है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट से, जो भी हमारे क्लाइंट है उनके द्वारा। इसके अलावा मैं एक ऑथर हूँ, मेरी 4 बुक वर्ल्ड वाइड आ चुकी है, 7 बुक पाइपलाइन में चल रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। टीवी के लिए 7 शोज लिखे हैं जो अगले साल से आपको नेशनल सैटेलाइट चैनल्स पे दिखेंगे, कलर्स, सोनी वगैरह पे। एक वेब सीरीज लिखी है, और बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें और साथ में चल रही है। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आगे चलते हैं हम लोग। पंच पक्षी ज्योतिष शास्त्र की एक विद्या है। ज्योतिष जो है वो
एक रूट है बेसिकली। अगर आप देखें तो प्राचीन काल से ही आप सुनते आ रहे हैं ज्योतिष 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 ज्योतिष। एक आम आदमी की जुबान पे जो नाम आता है वो ज्योतिषी और ज्योतिष, इसके अलावा कोई नाम नहीं आता। जैसे हम प्रश्न कुंडली द्वारा अपना भविष्य जानते हैं, उसी की तर्ज पर हम पंचपक्षी शास्त्र का प्रयोग करते हैं। पंचपक्षी शास्त्र इक्विवेलेंट टू प्रश्न कुंडली। पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा चौसर खेलते थे, गैम्बलिंग करते थे, कई जगह शर्त लगाते थे, घुड़सवारी करते थे, या आपने देखा होगा जो पुराने राजा महाराजा हो तो वो पोलो खेला करते थे, है ना। जैसे राजस्थान में बहुत फेमस है पोलो का गेम। मुंबई में जैसे रेस कोर्स है, जितने भी जो हॉर्स खेलते हैं, हॉर्स पे पैसा लगाते हैं, जो भी गैम्बलिंग करते हैं, शेयर मार्केट वाले हैं, मेनली वो लोग पंचपक्षी शास्त्र को यूज में लेते थे और उस प्रिडिक्शन से जानते थे कि आज क्या होने वाला है, आज कौन सा शेयर मार्केट अप डाउन होगा, कौन सा घोड़ा जीतेगा, गैम्बलिंग में कौन सा नंबर आएगा, लॉटरी में कौन सा नंबर आएगा। मेनली यूज ये उस समय पे इस तरह से किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में स्थितियां बहुत सारी चेंज हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जिसके द्वारा आप इनका आइडिया लगा सकते हैं। और गैम्बलिंग भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लॉटरी भी ऑलमोस्ट काफी स्टेट्स में खत्म हो चुकी है, और जो कुछ स्टेट्स में बची है तो बहुत सारे टूल्स वहां पर आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आता है कि क्या पंचपक्षी शास्त्र को पढ़ने और समझने के लिए हमारा एस्ट्रोलॉजी को जानना जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ज्योतिष का जय भी नहीं आता, तो भी आप पंचपक्षी शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और आगे उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ज्योतिष का एक बहुत ही बेसिक जो जनरल नॉलेज है, उसमें क्या होता है कि लाइक राशियां कितनी हैं, नक्षत्र कितने हैं। अगर इनकी आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो फिर आपके लिए और इजी हो जाता है पंचपक्षी शास्त्र को समझना और जानना। लेकिन अगर नहीं है नॉलेज तो कोई बात नहीं, ये मेरा काम है कि मैं आपको वो नॉलेज दूं और कोशिश करूं कि अपने गुरु के आशीर्वाद से वो आपको सिखा पाऊं मैं। आप सबको पता होगा कि जब भी कोई शिशु इस धरती पर जन्म लेता है तो किसी ना किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। ये तो सबको आइडिया है कि हर पशु जब आता है इस धरती पर तो किसी ना किसी नक्षत्र में आता है। जन्म के समय एक कुंडली बनती है जिसमें कि 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, ठीक है। और 12 ही जोडियक साइन होते हैं जिन्हें हम राशि बोलते हैं हिंदी में। पूरा की पूरा ज्योतिष शास्त्र, पूरा की पूरा ज्योतिष ज्ञान इन 27 नक्षत्रों, 9 ग्रहों, 12 हाउसेस और 12 राशियों पर केंद्रित है। इसके अलावा ज्योतिष में कहीं कुछ नहीं। ज्योतिष ये पूरा ज्योतिष है, लेकिन ये अपने आप में इतना बड़ा महासागर है कि जिसमें जितना अंदर जाएंगे वो कम है। पूरी लाइफ भी लगा देंगे तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आया अभी भी, इतनी सारी चीजें हैं इसमें। पंचपक्षी शास्त्र में जो चीज आपके काम आने वाली है वो है दो। पहला, आपका जन्म नक्षत्र, कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए। आप कॉपी पेन ले लीजिए, मैं कुछ आगे ऐसा बताऊंगा, अगर आप नोट करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। बाकी तो कोर्स में हम लोग सारा डिस्कस करेंगे ही, बट आप नोट करना चाहें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो पंचपक्षी शास्त्र में जो चीज काम आने वाली है वो है आपका जन्म नक्षत्र, कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको ज्योतिष का ए भी नहीं पता, नक्षत्रों के बारे में, राशियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो भी आप ये सीख सकते हैं। जरूरत किस चीज की है? दिल से सीखने की, समझने की। और सबसे बड़ी बात, आप चाहे ज्योतिष सीखिए, चाहे आप कोई और कोर्स सीखिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स, चाहे आप एमबीए कीजिए, एमबीबीएस कीजिए, डॉक्टरी कीजिए, लॉ में एडमिशन लीजिए, हर चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है फैक्टर, वो है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ट्रेंड नहीं बन सकते। जितना ज्यादा आप अपने हाथों से चीजों को देखेंगे, अपने क्लाइंट्स को अटेंड करेंगे, उतना आप पारंगत होते जाएंगे, उतनी आपकी चीजें आपके लिए बढ़िया होती जाएंगी। क्योंकि क्लाइंट ही आपको सिखाता है जो सिखाता है। चाहे वो डॉक्टरी के पेशे में देख लीजिए, चाहे वो वकालत के पेशे में देख लीजिए, चाहे वो ज्योतिष में देख लीजिए, या किसी भी देख लीजिए, लाइफ में किसी भी उस पर देख लीजिए। लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ पहली बार सीखते हैं, और उसी कड़ी में आज हम लोग पंचपक्षी शास्त्र को सीखने जा रहे हैं।
जिनको पता है कि वो किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वो अपने नक्षत्र निकाल कर रख लें। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो एक बार देख लीजिए किस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं। 1 मिनट का 2 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं, अगर आपको अपनी कुंडली लेके आनी है तो आपको आइडिया लग जाएगा किस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं। और अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका पक्षी कौन सा है जो आपको रूल कर रहा है। नक्षत्र के साथ जो दूसरी चीज हमें देखनी होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो ये देखनी होती है कि हम किस पक्ष में पैदा हुए हैं। अब ये पक्ष क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पक्ष? पक्ष क्या है? जी सुषमा जी बताइए। 2 पक्ष रहते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जी ठीक है। जैसा सुषमा जी ने बताया कि 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो चंद्रमा की कलाओं के ज्यादा या कम होने के अनुसार महीनों को 2 पक्षों में बांटा गया, जिन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा गया। पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और वहीं इसके रिवर्स, अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है। चंद्रमा का बढ़ना और घटना पक्ष कहलाता है। पहले 15 दिन आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन फुल मून के रूप में आपके सामने होता है। पूर्ण चंद्रमा, फुल मून। पूर्णिमा के अगले दिन से घटता जाता है और अमावस्या पर कोई चंद्रमा नहीं होता, यानी नो मून, कोई चंद्रमा नहीं होता। इस पक्ष को कई जगह पे कई लोग उजाले वाली रात और अंधेरी वाली रात भी कहते हैं, कि शुक्ल पक्ष उजाले वाले और कृष्ण पक्ष अंधेरे वाले। ज्योतिष में नॉर्मली जो भी रेमेडीज बताई जाती हैं या जो भी कोई अच्छे कार्य करने के लिए बोला जाता है, तो वो ज्यादातर प्राथमिकता दी जाती है कि शुक्ल पक्ष में करने चाहिए, जिससे उसका रिजल्ट कुछ इफेक्टिव आता है और मोर इफेक्टिव आता है। करने को आप कृष्ण पक्ष में भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर जो रिजल्ट आपको शुक्ल पक्ष में मिलता है वो कृष्ण पक्ष में उतना रिजल्ट नहीं मिलता। शुक्ल पक्ष में वो फास्ट हो जाता है रिजल्ट आपके लिए, और बहुत एक पॉजिटिव वे में काम करता है। क्योंकि एक आम भाषा में कहा जाता है कि उजाले में जो भी आप काम करते हैं वो काम ज्यादा सार्थक माना जाता है। पंच पक्षी के बारे में संतोष जी ने हमें स्टार्टिंग में बताया था कि 5 पक्षी कौन से हैं। मैं आपको बताता हूँ। जो 5 पक्षी हमारे हैं वो है, जो अमावस्या के दिन पैदा होते हैं उसका क्या होगा? उसका क्या, उसका कौन सा पक्ष कहलाएगा? कृष्ण की शुक्ल, वो किस में आएगा? क्योंकि वो तो नो मून हो गया। हाँ आप बताएं किस में आएगा। आपका नाम क्या है, आप बताइए पहले। मेरा नाम वंदना है, बट मेरे को वंदना जी, लगता है वो पहले शुक्ल में। पहले एक बार कैमरा ऑन कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, एक को बस ये पूछना है कि वो शुक्ल में आना चाहिए कि कृष्ण में, पर मुझे लगता है शुक्ल में आ सकता है। हाँ वंदना, हाँ, जो अमावस्या। हाँ सुषमा जी किस में आएगा बताइए। कल ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, चलो इस पर डिस्कस हो जाता है। सर कृष्ण पक्ष ही होना चाहिए। कृष्ण पक्ष होना चाहिए सुरभि जी। हाँ जी, अच्छा, अमावस्या कृष्ण पक्ष में होना चाहिए। सुषमा जी आप क्या कहती है, किसमें होना चाहिए? कृष्ण पक्ष की समाप्ति हुई ना अमावस्या वाले दिन, हाँ, के बाद ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है प्रतिपदा से, तो कृष्ण पक्ष होना चाहिए, है ना? हाँ। ठीक है, सुषमा जी आप क्या कहती हैं? और सर पूर्णिमा के दिन तो फिर आप क्या कहती हैं सुषमा जी, किस क्या होना चाहिए अमावस्या के दिन जो बच्चा पैदा हुआ? अमावस्या के दिन हुआ तो वो अमावस्या दोष हो गया है ना सर। नहीं, दोष तो अलग चीज हो गई। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष कहलाएगा, शुक्ल पक्ष का बच्चा कहलाएगा? कृष्ण कृष्ण पक्ष कहलाएगा। वंदना जी मिला आपको आंसर? हाँ, सब तो कृष्ण ही कह रहे हैं। और सर पूर्णिमा वाला जन्मे बच्चे को बताओ, आप बताओ राजश्री जी, आपने इतने सारे कोर्स किए थे, वेबिनार अटेंड किए, तो वो शुक्ला पक्ष में आ जाएगा ना जी? वो शुक्ल पक्ष में आ जाएगा। डिपेंड करता है कितने बजे बच्चा पैदा हुआ, क्या हुआ, किस घड़ी में हुआ, वो सब चीजें देखी जाएगी उस समय। हम बात कर रहे थे 5 पक्षियों की। पंच पक्षी के अंतर्गत जो पक्षी आते हैं 5, उनमें पहला पक्षी आता है गिद्ध, वल्चर।
पहला पक्षी आता है गिद्ध, वल्चर। सेकंड पक्षी आता है उल्लू, आउल। थर्ड पक्षी आता है कौवा, क्रो। फोर्थ पक्षी आता है मुर्गा, कॉक। एंड फिफ्थ पक्षी आता है आपका मोर यानी पीकॉक। पहला कौन सा बोला? गिद्ध, गिद्ध, वल्चर। हो गए पांचों, आपने लिख लिए। गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर, ये 5 पक्षी हैं जो पंच पक्षी कहलाते हैं। सर आपने इतना सारा जो कोर्स किया, आपको कितना महीना लगा या कितने साल लगे इतने सारे कोर्स करने में? आपने बोला ना आपने 70 अराउंड मोडालिटी सीखा है, तो आपको कितने इयर्स लगे? और आपने सब कौन ऑनलाइन बोल रहे हैं? सीखा? कौन हाँ? कर रहे हैं क्वेश्चन? कौन कर रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? वंदना, हम पूछ रहे हैं सर, आप आपने सब कैमरा ओपन कीजिए ना। वंदना जी कैमरा क्यों नहीं ओपन कर रहे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऐसे, हाँ बोल रहे सारा ऑनलाइन सीखा आपने? जी नहीं, मैंने पर्सनली जाके काफी हद तक सीखा है अपने गुरु के आशीर्वाद से। बहुत जगह पे जा जाके मैंने कुछ चीजें ली और है। आपको कितना टाइम लग गया? ये मान लीजिए कि एक तरह से जब शायद 7-8 साल का था तब से कुछ चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, और बहुत सारी चीजें तब से कुछ ना कुछ चीजें किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे थे। बचपन से ही बोल सकते हैं आप। सीखने कोई उम्र नहीं होती। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या होता है कि ऑनलाइन जो आप बात कर रहे हैं, ऑनलाइन तो आज की तारीख में चला है, पहले तो ऑनलाइन था भी नहीं। और स्पेशली सबसे बड़ी बात अगर बात करूं मैं आपसे ऑकल्ट साइंस की, जहां ऑकल्ट आता है, ज्योतिष वाली बात आती है, सारा जो पूरा गेम है ऑकल्ट में वो है आपके इंट्यूशंस का और आपकी एनर्जीज का। कंप्लीट सारी ऊर्जाएं काम करती, ऊर्जाओं का सारा गेम है। अगर वो एनर्जीज आपके पास में आ गई, वो एनर्जीज आपके पास में है, वो इंट्यूशन पावर आपके पास में है, तो आप काफी हद तक चीजों को वैसे ही बता देते हैं। आपको किसी मॉडलिटीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी गुरु का आशीर्वाद है, किसी सच्चे इस प्रक्रिया में मैं पता नहीं, आपने पूछा है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस प्रक्रिया में मैं कैलाश मानसरोवर तक गया, ईश्वर का आशीर्वाद था कि मैं वहां तक पहुंचा, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनर्जीज ली। और वहां से जब मैंने ली तो मैं शायद आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता क्या क्या एनर्जी और किस वे में थी और महीनों तक क्या हाल रहा। हिमालय में मैं गया और हिमालय की ऐसी ऐसी गुफाओं में गया, ऐसी ऐसी जगह जाके देखा कि जो जो चीजें वहां से मिली, जो ब्लेसिंग्स मिली, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो ऑनलाइन क्या कहीं भी नहीं मिल सकती, ना यूट्यूब या किसी पे। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि आपको ऑनलाइन वो सारी चीजें नहीं मिलती, और वो एक ऊपर वाले का संकेत होता है, आशीर्वाद होता है। तभी मैं मानता हूँ और मैं ब्लेस मानता हूँ अपने आप को कि शायद उसने मुझे इस योग्य समझा कि कुछ आशीर्वाद मुझे दिए अपने। सर मैं ना इंटरप्ट कर रही हूँ, आपका ना वाटर थेरेपी कोर्स किया था मैंने, जी आई थिंक 2 months बैक से। बड़ा बहुत हेल्पफुल और बड़ा अच्छा कोर्स था वो। थैंक यू वेरी मतलब मच। it was- तभी आज मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी कि ये मैं, पर पता नहीं क्या दिक्कत होती है। नवीन जी वाले जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, आपका ये कोर्स ऐसा था, एक पेंडुलम डाउजिंग ऐसे था जो लेकर मैं कंप्लीट कर पाई कोर्सेज, अदरवाइज मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाती, बीच में कुछ कुछ अड़चन आ जाती है। जी जी जी। आप ऑकल्ट में हैं सुरभि जी? जी मैं ना सर प्रैक्टिस, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ खुद भी। ओके। और भोलेनाथ की कृपा है, अ, मुझे मजा आ रहा है ये काम करते हुए। कहाँ से आप प्रॉपर? मैं पटियाला, पंजाब। वेरी गुड। मेरा गुरु स्थान भी पंजाब भी है, बहुत अच्छी बात है, अमृतसर के पास में है। चलिए अच्छा, अच्छा। कहाँ कहाँ पे सर? ध्यानपुर। ध्यानपुर, हाँ सर। ध्यानपुर इस बार गुरु स्थान। ठीक है सर, बड़ी पावरफुल स्थान है आपका तो। पंजाब की धरती अपने आप में बहुत पावरफुल है, गुरुओं की धरती है। पंजाब की जी धरती को जी नमन है, आपको नमन है कि अपने आप में जी पूरे गुरुओं की धरती है वर्ल्ड वाइड। जी 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 चलिए सर। आगे चलते हैं ना। जी सर। जैसा कि मैंने बताया कि हर इंसान किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा होता है, किसी पक्ष में पैदा होता है, तो उसके जन्म नक्षत्र और पक्ष के आधार पर ही प्रकृति और ईश्वर ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा पक्षी अलॉट किया जाएगा।
और आप आगे चलकर देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और कोर्स में एक्चुअल में सारी चीज सीख पाएंगे कि आप जब उस पक्षी से कोरिलेट करेंगे जो आपको अलॉट की हुआ है, तो उसकी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल हूबहू मेल खाती होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे जीरोक्स कॉपी निकली है फोटोस्टेट, ओरिजिनल और जीरोक्स सेम आपकी वो देखेंगे आप। पंच पक्षी शास्त्र है क्या और कहां से आया? पंच पक्षी शास्त्र तमिल भाषा में प्राचीन साहित्य पर आधारित है। पंच पक्षी शास्त्र तमिल भाषा में प्राचीन साहित्य पर आधारित है। पंच पक्षी शास्त्र साउथ इंडिया में विशेषकर तमिलनाडु में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इसका प्रयोग स्पेशली किसी भी कार्य के शुभ समय को देखने के लिए और आपकी किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज हैं, उनको जानने के लिए किया जाता है। जैसे हम ज्योतिष में नवग्रहों की चाल को देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को देखते हैं, उसी तरह से पंच पक्षी शास्त्र में हम 5 पक्षियों का प्रयोग करते हैं, या कहें कि इनके माध्यम से हम अपने या दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पंच का अर्थ है 5 और पक्षी का अर्थ हो गया पक्षी। पंच पक्षी प्रणाली और वैदिक ज्योतिष की पंचभूत या पंच तत्व कौन से हैं? पंच तत्व राजश्री जी, पंच तत्व कौन से हैं? फटाफट बताइए। फायर, अर्थ, हाँ, वाटर, हम्म, मेटल और मेटल, मेटल और फिफ्थ वाला फायर, वाटर। अरे हिंदी में बोल दो राजश्री जी, उसमें इंग्लिश बोलनी है अपने को, अपने को रौब दिखाना है आप। हिंदी सॉरी में बोलो सर। ना, क्या दिक्कत है? अग्नि, जल, हाँ, वेरी गुड। अपना सब अपने ही है, प्राय कोई नहीं है, सब अपने ही है। अग्नि जल भी, अग्नि भी अपनी, जल भी अपनी, और बोलो। धरती, जमीन, मिट्टी है ना। अरे आपने इतना सारा बोल दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे सब। अग्नि, वायु, आकाश, भूमि, जल। वायु और आकाश। देखो कितनी जल्दी फटाफट बोल दिया उन्होंने, है ना? अग्नि जल वायु आकाश में है। चलिए ठीक है। यह माना जाता है कि उन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट भी ये 5 पक्षी ही करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि उन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट ये पांचों पक्षी ही करते हैं। ये पांचों पक्षी ही हैं जो आपके सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं और प्रभावित करते हैं। इस पद्धति के अनुसार एक बात कही गई है कि समय को अपने अनुसार बदलना नामुमकिन है। इसलिए अच्छा है कि हम समय के अनुसार चेंज हो जाएं। समय की शुभता पंच पक्षी के अनुसार जानने के बाद आपको अपने डेली, वीकली, मंथली, ईयरली टाइम टेबल आप बना सकते हैं कि कब आपके काम की सक्सेस की मोर पॉसिबिलिटीज बनती हैं। उनको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब मेरा कौन सा काम बहुत अच्छा है, मतलब किस समय पे मुझे कौन सा अच्छा काम करना चाहिए जो 100% सक्सेसफुल जाएगा। एक चीज आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट इंडिया में हर 200 किलोमीटर के बाद रीति रिवाज, पूजा पाठ, विधि विधान का तरीका बदल जाता है। ऑलमोस्ट हर 200-250 किलोमीटर के बाद। कभी साउथ इंडिया में ये था कि राहु काल के समय वहां के लोग खाना नहीं खाते थे और अपनी दुकान पे कोई व्यापार भी नहीं करते थे, क्योंकि राहु काल को शुभ नहीं माना गया। आज भी बहुत सारे लोग बाग अपना जो भी काम करते हैं या घर से निकलते हैं तो राहु काल को देख के निकलते हैं कि राहु काल तो नहीं है, राहु काल को अवॉइड करते हैं। पंच पक्षी भी, जैसा मैंने आपको बताया, वैदिक ज्योतिष का एक हिस्सा है और साउथ इंडिया में इसे बहुत ज्यादा मान्यता मिली और वहां के लोगों का इस पर बहुत ज्यादा अटूट विश्वास है। अब एक क्वेश्चन आता है कि शुभ समय क्या होता है? क्या होता है शुभ समय, कोई बताएंगे? जी सुषमा जी बोलिए। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। शुभ समय क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड टाइम? सर हर समय ही शुभ समय है। हमारी मनोस्थिति उसको कैसे लेती है वो
ज्यादा निर्भर करता है, बाकी हर समय शुभ है अगर हम माने तो। ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? सुरभि जी ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया और बिल्कुल पॉजिटिव वे में आंसर दिया। एक्चुअली इनका आंसर एक बहुत पॉजिटिव वे का आंसर था कि एस्ट्रोलॉजिकल वे में कि सर हर समय शुभ है। बिल्कुल सही है। सर देखिए काम बन वासुदेव, गया तो शुभ समय, काम नहीं बना तो अशुभ समय। वेरी गुड। तो ये तो स्वार्थ हो गया कि काम बन गया तो शुभ समय, काम नहीं बना तो अशुभ समय। वासुदेव कृष्ण ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को एक शुभ मुहूर्त में करता है तो उसका फल उसे पॉजिटिव मिलता है। आप देखेंगे पुराने जमाने के राजा महाराजा, आपने सीरियल्स में देखा होगा, वेदों में पढ़ा होगा, एक एक छोटी से छोटी चीज एक मुहूर्त निकाल के किया करते थे, कंप्लीट मुहूर्त निकाल के। आज भी आप भी जो काम करते हैं, क्या करते हैं? अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करते हैं तो वो एक मुहूर्त निकलवाते हैं पंडित से, ठीक है। शादी करते हैं तो एक मुहूर्त निकलवाते हैं, घर की नींव रखते हैं तो एक मुहूर्त निकलवाते हैं, व्यापार करते हैं तो एक मुहूर्त निकलवाते हैं। हर चीज में आप एक शुभ मुहूर्त देखते हैं। ये पूरा एक मुहूर्त शास्त्र है जो अलग अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है, जिसे मुहूर्त शास्त्र कहा जाता है, जिसे इसका एक अलग ही कोर्स होता है पूरा। और एक शुभ मुहूर्त जो होता है वो कितने मिनट का होता है, कोई बताएगा मुझे? 24 मिनट सर। 1.5 घंटे का डेढ़ घंटे का, डेढ़ और घंटे का। 1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट, ठीक है। हाँ और सर, राष्ट्रीय सर 1.5 घंटे का होता है 90 मिनट का। हाँ, हाँ ठीक है। सर। अगर शुभ आपने ये मुहूर्त बोला है, और सुरभि जी ने बोला 24 मिनट का, ठीक है। और कोई आंसर? अगर शुभ मुहूर्त है तो इसमें आंधी तूफान क्यों आ जाते हैं, बारिश क्या भी क्यों बोला, हो जाती क्या बोला आपने? है? अगर काफी लोग कहते हैं ये शुभ मुहूर्त है, 48 मिनट्स का रहता है। एक मिनट, हाँ, क्या बोल काफी रहे लोग हैं? काफी लोग कहते हैं ये शुभ मुहूर्त है, इसमें काम करना अच्छा रहेगा। आपका नाम बताइए, पहले नाम बोलिए जब भी क्वेश्चन करें। नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव जी, कैमरा ऑन कीजिए पहले। फिर ऑफिस में होकर, हमें अलाउड नहीं हाँ जी, है ऑफिस में होकर। अच्छा अलाउ नहीं है, ठीक है। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? सर जैसे कोई भी लोग कहते हैं कि जैसे शुभ मुहूर्त होता है, इस शुभ मुहूर्त में काम करना चाहिए, हाँ, तो लेकिन उस समय बारिश क्यों हो जाती है, बारिश आंधी ओला क्यों हो जाती बारिश आंधी तूफान क्यों आ जाता है शुभ मुहूर्त में, ऐसा? है आगे? सुरभि जी, अगर ये इसका कहते जवाब हैं, देना चाहेंगे आप? क्या सर? एक क्वेश्चन है नरेंद्र जी का, उन्होंने ये बोला है कि सर जब आप शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं तो जब हम्म शुभ मुहूर्त होता है तो कई बार ऐसा होता है कि शुभ मुहूर्त में आंधी तूफान बारिश आ जाती है। तो फिर शुभ मुहूर्त हम्म में ऐसा क्यों होता है, वो आंधी तूफान बारिश क्यों आ जाती है, मतलब वो हर्डल्स क्यों आ जाते हैं? सर इसका सिंपल आंसर है कि यानी कि अभी सही आपके लिए सही समय नहीं है उस काम को करने का। मुहूर्त शुभ शुभ नहीं डिटरमाइन करता कि आपके पास जो पिज्जा डिलीवर हुआ है आप उसे खाएं। हाँ, पिज्जा डिलीवर हो गया, उसके बाद अगर घर पे गेस्ट्स आ गए और आप उस पिज्जा को खा नहीं सके तो शुभ शुभ का यहाँ क्वेश्चन ही नहीं आता। तो ये होता है कि आप, इट मीन्स कि अभी इस समय आपके लिए वो पिज्जा था ही नहीं, वो जिसके मुंह में जाना था उसी के मुंह में जाना था। ओके, अभय जी, यू वांट टू से समथिंग? सर अगर मान लो किसी की शादी हो रही है तो हाँ, उसमें आखिर मानना क्या है कि शादी होने का समय सही नहीं सुरभि जी, फिर आपको आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं एक बार। है। आप ये कह रहे हो पिज्जा खाने का समय फिक्स नहीं है, वो आपको पिज्जा खाने लायक नहीं है, जैसे कोई भी काम कर रहे हो, जैसे दुकान को क्या वो आपके लिए अच्छा समय नहीं होगा क्या? ये और कब के लिए? अ, आप अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट, मैं ना वैसे इनका सवाल सर बहुत क्लियरली समझी नहीं हूँ। इनका भेजिए क्वेश्चन क्या? ये है कि सर अगर सपोज शादी कर रहे हैं और शादी करते समय कोई कुछ भी हडल आ गया या सेम ये आंधी तूफान आ गया, या कोई मैं मुहूर्त कर रहा हूँ किसी दुकान का और वहां पे भी ये सब हो गया, तो क्या फिर वो शुभ मुहूर्त नहीं है सर क्या? नहीं, तब तो ऐसे काम तो रुकते ही नहीं है। शादी होनी है तो लोग कोई ना कोई एडजस्टमेंट करके, जैसे हमारे यहाँ अगर बारिश बहुत बार होता है, हम तो बल्कि ना एक हंसी की बात साथ में जोड़ूंगी। हमारे यहाँ पे पुरानी कहावत है कि इसने पतीले चाटे होंगे बचपन में तभी आधे ऐसा बारिश हुआ। आई होगी, सही बात है, यही बोला जाता है। है ना? तो सर शादी रुकती नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये है कि कोई ना कोई चेंजेस हो जाते हैं
उसमें, क्योंकि ये तो वाकई जो लोग म्यूंडेन करते हैं उनको तो इस बात का पता है कि ये कैसे इंस्टेंस हैपन होना है। पर हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि बारिश भी होगी। तो पर हाँ, ये मुहूर्त अगर बन गया तो इसमें विवाह हो ही जाता है नॉर्मली। एडजस्टमेंट्स, कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो हो जाते हैं, जैसे खुले बड़े मंडप की जगह कोई छोटा मंडप हो गया, या नरेंद्र जी, आप दुकान। सेटिस्फाई हुए सुरभि जी के आंसर से? आगे था, थैंक यू मैम, थैंक यू, नहीं, आप सेटिस्फाई हो धन्यवाद। गए या वैसे ही थैंक यू मैम कर रहे हो, ये बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि सर्टिफाइड हो गया, मैं तो बहुत ही लेकिन मतलब मतलब बेसिक चीजें ही बोलती हूँ, मुझे कोई ज्यादा 50% आप नॉलेज पूछिए, नहीं है। पूछिए पूछिए नरेंद्र जी, पूछिए। 50% सर्टिफाइड हुआ, 50 नहीं, आया ना दोनों। 50% सेटिस्फाइड हुए, 50% नहीं हुए सेटिस्फाइड। हम्म। कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है नरेंद्र जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वैसे हमारे कोर्स का सब्जेक्ट नहीं है, पर आपने छेड़ा एक अच्छा सब्जेक्ट है, मैं आपको वो बताता हूँ। आप किसी भी तरह की पंच पक्षी पढ़ लीजिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, टैरो कार्ड पढ़ लीजिए, न्यूमरोलॉजी पढ़ लीजिए, कोई सी भी विद्या को पढ़ लीजिए, कितनी भी रेमेडीज सीख लीजिए, अगर आपके कर्मा सही नहीं है, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों में आप क्या करके आए हो वो आपको नहीं पता, और आप इस समय में यानी आज के दिन में जो आप फेस कर रहे हो, अच्छा या बुरा, वो पिछले जन्मों का 60% तक आप है ना फेस करते हो। मतलब पूर्व जन्मों से जो आप लेके आए हो कैरी फॉरवर्ड करके, वो 55 to 60% आप इस जन्म में लेते हो, और उसके बाद फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है वो 30-40% इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्मा को ऐड करते हुए। तो सबसे मेन चीज आती है कि अगर आपके कर्मा सही नहीं है, तो जैसा इन्होंने बोला, पिज्जा वाला उदाहरण दिया या जो भी उदाहरण दिया, या आपने जो आंधी तूफान बारिश बोला, इसका मतलब ये है कि आपको अपने कर्मास को सुधारना है, उन चीजों को सुधारना है। मैं आपसे एक बहुत नॉर्मल चीज पूछता हूँ कि नवरात्रे में जब बात आती है नवरात्रे की, तो लड़कियों की पूजा करते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं, मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, कन्याओं को ढूंढा जाता है, घर घर जाके ढूंढा जाता है। और वहीं आप ही लोग बाग हैं, आप ही लोग बाग जिसमें मैं भी आता हूँ, तो आप अपना मत समझिए, वहां हम लोग ही हैं जो कि पता लग जाता है कि पेट में लड़की है तो हम उसका अबॉर्शन करा देते हैं, उसको मारने चले जाते हैं। और वहीं आप उसको, तो आप क्या, कैसे आप करोगे? अपने कर्मा को सुधार रहे हो आप? क्या वो 9 दिन के लिए ही मातृशक्ति की पूजा करोगे आप, कि 9 दिन के लिए वो मातृशक्ति है आपके साथ? आप हिंदू संस्कृति में आप ये मानते हो कि हमारी आने वाली बहू लक्ष्मी है, यही तो बोलते हैं लक्ष्मी आ रही, लक्ष्मी आ रही, लक्ष्मी आ रही है। मैंने आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुना किसी ने ये बोला हो कि सरस्वती आ रही है। आज तक भी सुषमा जी भी इतनी एजेड हो गई, राजश्री जी भी बैठी हैं, नैना जी भी बोली बैठी हैं, नीलोफर जी बैठी हैं, क्या किसी ने? कोई बात नहीं सुरभि जी, थैंक यू वेरी मच। क्या किसी ने ये बोला कि सरस्वती हमारे घर आ रही है? हर कोई केवल बात करता थैंक है। यू सर। थैंक यू वेरी मच सुरभि जी, थैंक यू। फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में। जी सर। किसी ने भी ये नहीं बोला कि सरस्वती हमारे घर आ रही है, हर कोई बोलता है लक्ष्मी हमारे घर आ रही है, क्योंकि आप सबको प्रेम ही लक्ष्मी से है। सरस्वती को तो आप कुछ मानते ही नहीं है, आपको केवल एक चीज दिखती है, माया, और आप उसको माया के रूप में ही देखते हो। चलिए हम लोग सब्जेक्ट से भटक रहे हैं नरेंद्र जी, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, या तो आप फिर पर्सनली मुझसे डिस्कस कीजिएगा इस बारे में, है ना? आमतौर पर हम एक बात सुनते आए हैं कि ज्यादातर लोग बाग एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मैं वक्त मेरा साथ देता, या वक्त मेरे फेवर में होता, या भाग्य मेरा साथ देता, तो मैं ये होता, मैं वो होता। अब पता नहीं कि किसके साथ देने से या कौन से वक्त के साथ देने से वो क्या होते, पर पंच पक्षी हमें जरूर बताते हैं कि अगर आप इस तरीके से काम करते तो आप ये होते। वो हमें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, जो गाइडेंस हमें एस्ट्रोलॉजी भी नहीं देता, जो गाइडेंस हमें न्यूमरोलॉजी भी नहीं देता। हर पक्षी दिन भर अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है, और ये जो पक्षी हमें रूल करते हैं, अगर उसे देखकर वही एक्टिविटी हम भी करें तो हमारी सक्सेस के चांस 110% हो जाते हैं। पंच पक्षी हमें वक्त के साथ चलना सिखाते हैं कि आपको कैसे चलना है, क्योंकि एक कहावत है कि जो वक्त के साथ नहीं चलता, वक्त उसके वक्त को बदल देता है। पंच पक्षी अपने पूरी दिन भर में 5 गतिविधियां करते हैं, फिक्स हैं। आप एक चीज देखिए क्या क्या है। पंच पक्षी
पंचभूत, पंच तत्व, सारी चीजें पांच पक्षी क्या करते हैं वो आप नोट कर लीजिए। पहला काम जो ये करते हैं वो करते हैं शासन यानी रूल। पंच पक्षी जो पहला काम करते हैं वो करते हैं शासन यानी रूल। दूसरा काम करते हैं खाना यानी खाना खाना। तीसरा काम करते हैं सोना। चौथा काम करते हैं घूमना। और पांचवा काम करते हैं निष्क्रिय हो जाना, मर जाना। ये पक्षी जो काम करते हैं इनसे ही हमें पता चलता है कि कौन सा पक्षी जो हमारा पक्षी है वो हमें रूल कर रहा है, जिसके मुताबिक अब हमें कौन सा काम करना चाहिए। आप एक चीज को मानते हैं कि प्रत्येक शिशु का जन्म या तो दिन में होगा या रात में, और तो कुछ है ही नहीं दिन और रात के अलावा। या कृष्ण पक्ष में होगा या शुक्ल पक्ष में, तीसरा पक्ष कुछ है नहीं। एक निश्चित तिथि पे होगा, कोई तो तिथि होगी ना जब वो होगा, ठीक है। और एक निश्चित वार पे होगा, यानी संडे से लेकर और मंडे तक। इसके अलावा तो कुछ 8वां 9वां दिन है नहीं। इसी क्रम में ये पक्षी भी अपना काम करते हैं और दिन रात इन्होंने अपना एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा अपना टाइम टेबल बना हुआ है जिसके हिसाब से काम करते हैं। वह शक्ति जो दिन या रात में सबसे पहले प्रभाव डालती है और जो क्रम चलता है वह सप्ताह के दिन और चंद्रमा पर निर्भर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा किस गति में है। एक निश्चित समय पर आपको अलॉट किया हुआ पक्षी और उसकी गतिविधियां यानी उसकी एक्टिविटीज, और उसके अंडर में जो पक्षी हैं बाकी के 4, वो ये बताते हैं कि आपका काम सफल होगा या नहीं होगा। अगर आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए घर से जा रहे हैं, जैसे सपोज आपका कोई बच्चा है, बेटा है या हस्बैंड है, कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप, और आपको लगता है मेरा आज रिलायंस में इंटरव्यू होना चाहिए फाइनल, मेरा अडानी में होना चाहिए, मेरा गवर्नमेंट में होना चाहिए। आप अपने बेटे या बेटी के लिए कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं, किसी कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं कि कोर्ट केस मेरे फेवर में आएगा या नहीं होगा, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी कैसी रहेगी मेरे लिए, किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए। और उस समय आपका रूलिंग पक्षी जो आपको रिप्रेजेंट करता है पक्षी, वो अगर शासन वाली मुद्रा में है, जो मैंने सबसे पहले बताया था, वो रूल कर रहा है, तो आपका काम 1000% होगा। 100% भी नहीं, 1000% होगा। इसी प्रकार बाकी के क्रम में वो खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, वो समय सारा कोर्स में बताएंगे किस तरीके से आपको वो इंडिकेशन देते हैं। एक सबसे मजे की बात यह है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है या आपको बहुत अच्छी तरह न्यूमरोलॉजी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ये मान लीजिए कि आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे? आपको अपने कोर्ट केस की तारीख पे जाना है, या आपको किसी डीलिंग के लिए जाना है, या आपको रिश्ते के लिए जाना है और अपने टर्म्स पे बात करनी है ना, या किसी समझौते के लिए जाना है। तो आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ तो है ही, और आपको पता है कि मेरा पक्षी ये है। लेकिन अगर आपके पास सामने वाले की भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप उससे ये पता कर सकते हैं कि उसका पक्षी कौन सा है। जब आप इन इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आप ये देखें कि आपका पक्षी क्या वो रूलिंग पावर में है। अगर वो शासन कर रहा है तो आपका काम 100 नहीं 1000% हो रहा है। लेकिन आप सबका सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ से ये देख सकते हैं कि उसका पक्षी कमजोर कब है। अगर आपने ये देख लिया कि उसका पक्षी इस समय पर कमजोर और आपका पक्षी उस समय पर पावरफुल है, उस समय पर अगर आप जाते हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके पक्ष में नहीं आएगी। हर चीज आपके पक्ष में आएगी, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो।
मुहूर्त शास्त्र में आपको एक चीज पता है कि नक्षत्र, वार, योग और करण के संयोग से मुहूर्त निकाला जाता है। अगर एस्ट्रोलॉजी किसी को आती है तो उनको पता होगा ये चीजें। वहां थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ विशेष पढ़ने वाली बात नहीं है। जन्म पक्षी ज्ञात करना, व्यक्ति के जन्म नक्षत्र, नहीं, सबका पक्षी सेम नहीं होता है, सबका पक्षी अलग अलग होता है। व्यक्ति के जन्म नक्षत्र या चंद्र के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की स्थिति के अनुसार जन्म पक्षी का पता किया जाता है। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर पक्षी डिसाइडेड होता है। आपको पता है नक्षत्र कितने हैं? कितने नक्षत्र हैं बताइए? 27 27 plus 1 27 प्लस अभिजीत मुहूर्त का एक अभिजीत। रहता है। यस सर। ठीक है। अश्वनी से लेकर रेवती तक की संख्या में 27 नक्षत्र है, आपको सबको पता है। चलिए, अगर प्रथम 5 नक्षत्रों में किसी का जन्म हुआ है, अगर फर्स्ट 5 नक्षत्रों में किसी का जन्म हुआ है और चंद्र शुक्ल पक्ष में है, अगर फर्स्ट 5 नक्षत्रों में किसी का जन्म हुआ है और चंद्र शुक्ल पक्ष में है, तो व्यक्ति का जन्म का पक्षी वल्चर होता है, गिद्ध होता है। संतोष जी, एम आई राइट? चलिए, एक ही पक्षी होता है पूरी लाइफ के लिए, हर आदमी का एक ही पक्षी होता है, समय का अनुसार हाँ बदलता है। हाँ, पूरी लाइफ के लिए आपको एक ही पक्षी कंट्रोल करता है। सर कृष्ण पक्ष में बदल जाता है क्या फिर हाँ पक्षी? जी, कृष्ण पक्ष में बदल जाता है पक्षी? नहीं, बदलता नहीं है। मैंने ये बोला कि जो प्रथम 5 नक्षत्रों में से अगर आपका जन्म किसी एक नक्षत्र में हुआ है और उस समय आपका जो चंद्र था वो शुक्ल पक्ष में था, यानी आपका जो जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, तो आपको जो पक्षी अलॉट होगा ईश्वर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, वो गिद्ध होता है और वो गिद्ध ही पूरी लाइफ आपको कंट्रोल करता है, वो वल्चर। नहीं, मैं पूछ रही कृष्ण पक्ष में हुआ तब। हाँ, मैं आ रहा हूँ ना, अभी आगे आ रहा हूँ ओके। इसके अतिरिक्त अगर इन्हीं 5 नक्षत्रों में से, अब आपका आंसर आ रहा है नैना जी, अगर इसके अतिरिक्त इन्हीं 5 नक्षत्रों में से किसी एक में आपका जन्म हो और चंद्र कृष्ण पक्ष में हो, तो व्यक्ति का जन्म पक्षी कौन सा होता है संतोष जी? मेरा कैसा है? फिर कौन सा होता है पक्षी? पीकॉक। पीकॉक, वेरी गुड, क्या बात है राजश्री जी। अगर इन्हीं 5 नक्षत्रों में से किसी एक में जन्म हो तो चंद्र पक्षी कृष्ण पक्ष में हो तो व्यक्ति का जन्म पक्षी मोर होता है। यहाँ तक आया? अब मैं आपको, हाँ बोलिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, देखिए आप कोरिलेट करेंगे। जैसे पहला आता है हमारा गिद्ध पक्षी। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोग वल्चर के प्रभाव में होते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग गिद्ध पक्षी के प्रभाव में होते हैं। ऐसे लोग अपनी लास्ट एज तक, जब तक उनकी सांसें हैं, वो बचपने में रहते हैं, बिल्कुल चाइल्डहुड, उनकी आपको लगेगा कि बचपने में। इनसे बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों से। और ऐसे लोगों का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने जो परसों भी वेबिनार में दिया था, राजश्री जी थी, अगर आप में कोई था तो, वो है कपिल शर्मा, जो आज की तारीख में आप टीवी पे देखते हैं। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, बिल्कुल बचपना है, बिल्कुल वही चीजें हैं, कहीं कोई वो सर नहीं है। मेरे को एक बात पूछना है। आप थोड़ी देर पहले बोले कि अगर जैसे हम कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो मेरा जो सामने वाला आदमी है ओपोनेंट, उसका हम
पता चल जाए कि उसका वो बैड टाइम है तो हम जीत जाएंगे, तो हमको उसका बैड टाइम पता करने के लिए फिर हमको तो उसका नक्षत्र जानना होगा, नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि बिना उसका नक्षत्र जाने भी जान सकते हैं। तो मैंने बोला ना कि आपको उनका अगर बर्थ डेट पता है और आपको अच्छा। न्यूमरोलॉजी आती है तो बर्थ डेट से फिर आप हम्म। पता कर सकते हैं कि उनका कौन सा पुष्य हाँ हाँ, जैसे अपना। ओके। हम बात कर रहे थे गिद्ध पक्षी की। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे लोग लास्ट टाइम तक हमेशा एक चाइल्डहुड पोजीशन में रहते हैं, बचपने वाली पोजीशन में रहते हैं और इनसे बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो एग्जांपल इज कपिल शर्मा। हमेशा दूसरों के साथ खिलखिलाना, हंसना, मजाक करना, ज्यादातर लोग, कई लोगों को देख लीजिए आप। और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई में कमाल का होता है। आप देख लीजिए कपिल शर्मा का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। कपिल शर्मा की जो विनिंग जो रीजन है वो केवल यही है कि सेंस ऑफ ह्यूमर। विद इन अ सेकेंड आप बोलते हैं उससे पहले आंसर तैयार है उनके पास। ये लोग अपने जीवन में कभी भी गंभीरता नहीं रखते, मतलब सीरियस नहीं होते कभी। इन लोगों के लिए कुछ भी स्टेबल नहीं है, मतलब ये लोग, इस वजह से इनके नजदीकी लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इन लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। और एक सबसे बड़ी बात जिसको आप वापस कपिल शर्मा से कोरिलेट कर पाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि कहीं ना कहीं ये लोग म्यूजिक लवर्स होते हैं और वो ख्वाहिश इनकी दिल में दबी होती है। आप देख लीजिए कपिल शर्मा को किसी भी शो में जब आप देखते हैं तो हमेशा वो कोशिश करते हैं कि मैं माइक उठा लूं और एक ना एक गाना, भजन, सॉन्ग, गजल कुछ भी गा दूं, बस मौका मिलना चाहिए उनको एक। और कभी कोई अगर कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग वहां आते हैं तो वो उनको इनडायरेक्ट वे में बोल भी देते हैं कि प्लीज मुझे चांस दीजिएगा, मेरी आवाज वैसे ऐसी है ना। तो ऐसे लोग म्यूजिक लवर्स होते हैं, बट ड्यू टू सम रीजन, चाहे वो फैमिली रीजन हो या किसी भी रीजन से, वो उस चीज में नहीं आ पाते, कैरियर एज ए प्रोफेशनल नहीं आ पाते, बट उनकी इच्छा रहती है। उल्लू, औल। अगर आपका जन्म आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मघा नक्षत्र में हुआ है, अगर आपका जन्म आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मघा नक्षत्र में हुआ है, तो आपका रूलिंग पक्षी जो अलॉटेड होगा वो है औल, उल्लू, माँ लक्ष्मी का वाहन। सर इसमें शुक्ल और कृष्ण नहीं आएगा? नहीं, इसमें आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मघा आएगा। ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, जिनकी वजह से इनके जो गोल होते हैं ना वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये लोग कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, ये अपना 100 नहीं 1000% वहां पर डिवोट करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले दिया कपिल शर्मा का, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, नीता अंबानी। नीता अंबानी, आप देख लीजिए, हमेशा अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो किस तरीके से वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, कुछ ना कुछ नया करती रहती हैं, सोचती रहती हैं, कुछ ऐसी चीजें इंडिया को देती हैं कि जो अपने आप में एक अलग होती हैं, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी कुछ ना कुछ करती रहती हैं कंटिन्यू। एक सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है ऐसे लोगों में वो ये होती है कि इनका एंगर, गुस्सा, वो बहुत तेज होता है।
और उस गुस्से की वजह से कई बार ये अपने किसी खास व्यक्ति को खो देती हैं, किसी बहुत ज्यादा जो इनके करीबी होता है उसको खो देती है। एक चीज और अच्छी इनके अंदर होती है कि ये लोग कभी भी हार नहीं मानते। मतलब जो चला गया ना व्यक्ति नाराज होकर, उसको भी किसी भी तरह से फिर मना के अपने पास वापस अपने जीवन में लेके आते हैं, पर हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते। स्पाइसी खाना और ट्रैवलिंग इनकी वीकनेस होती है। फिर है कौवा, क्रो। उत्तरा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र। उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र, इनमें जन्मे लोग को इससे कौवा उनको रूल करता है। ये वो लोग होते हैं जो मेटलिस्टिक होते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, इनको लग्जरी बहुत पसंद होती है, इन्हें भौतिक वस्तुओं से प्यार होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें मेटलिस्टिक चीजें पसंद होती हैं, भौतिक होते हैं, इन्हें भौतिक वस्तुओं से बहुत प्यार होता है। ये लोग दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, बहुत जनरल लगते हैं, लेकिन इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत 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 बड़ी होती है। अगर इनके जीवन में कुछ जरूरी है तो वो केवल धन, दौलत और शोहरत, और इसके अलावा इनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं होती। ना फैमिली, ना फैमिली मेंबर्स, ना कुछ और, इनके लिए केवल प्राथमिकता होती है धन, दौलत और शोहरत। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई व्यक्ति इनसे लाइफ में छूट गया, या किसी ने इनको छोड़ दिया, या इन्होंने किसी को छोड़ दिया, सपोज डाइवोर्स का मैटर है या फ्रेंडशिप का मैटर है, किसी बात पर नाराजगी हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये लाइफ में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। और यही कारण है कि इनके दोस्त से ज्यादा दुश्मन होते हैं। सक्सेस इनको मिलती है बिकॉज ये लोग आलसी नहीं होते, मेहनती होते हैं। ಅಂತಾನೆ ತಿಂತೇನೆ. तो ये पंच पक्षी की आपकी आज की वेबिनार थी। परसों से कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है और उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, 10% पार्ट भी नहीं आया है, जहाँ पे आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि किस तरह से आप इवेंट्स का डिसाइड कर सकते हैं, कैसे मॉर्निंग से और इवनिंग तक एक एक पक्षी आपको रूल करता है, अगर आप खाना खाते हो तो कैसे रूल करता है, आप सोते हो तो कैसे रूल करता है, आप जो भी आप एक्टिविटीज अपनी लाइफ में सारी करते हो कैसे ये इनको कंट्रोल करता है, क्या करता है, और कैसे इनको पूरा जानने के बाद में आप अपनी लाइफ में पूरा चेंजेस ला सकते हैं और एक 100% सक्सेस आप पा सकते हैं। बाकी चीजों में आपको प्रिडिक्शंस बताई जाती हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं,
पर यहाँ पर एक ऐसी चीज है कि जिनको देख के और अपने बारे में बस आपको ये पता लग जाए कि ये नक्षत्र और ये आपका पक्षी है, तो बस उनकी एक्टिविटीज को कैसे जानना है, कैसे समझना है, वो सारा मैं आपको कोर्स में बताऊंगा, सिखाऊंगा। और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी, अपने परिवार की या अपने रिलेटिव्स की, अपने क्लाइंट्स की लाइफ को बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं। जो भी कोर्स की डिटेल है वो नवीन जी आपको शेयर कर देंगे। जो अपन ने आज पढ़ा, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ ले, नहीं तो आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। सर ये जो नक्षत्र बताएं, आद्रा, पुनर्वसन, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, ये शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष रहेगा कि या दोनों मिलके है? ये सब मैं कोर्स में बताऊंगा मैम। मैम सर किसी के पास टाइम नहीं हो तो नक्षत्र कैसे निकलेगा? किसी के पास टाइम नहीं हो तो नक्षत्र कैसे निकलेगा? डेट तो है, टाइमिंग नहीं है। सर ये कोर्स का इस पार्ट है, मैं कोर्स पे बताऊंगा आपको सारी चीजें, बाकी जो भी डिटेल है सब कोर्स पे बताऊंगा। मिल जाता है क्या उसके अंदर? जी, जैसे नक्षत्र निकाल लो, मान लो टाइमिंग नहीं आएगा तो नक्षत्र तो नहीं आएंगे। वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगा उसका क्या तरीका है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है लाइफ में। सॉल्यूशन तो है। सर इसकी नोट्स मिल जाएगी ना? रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और आपको कंप्लीट लाइफ टाइम जब तक मैं हूं आपको प्रॉपर असिस्टेंट मिलेगी। ठीक है राजश्री जी, चलिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ये करने का, हाँ जी, ये करने का इंटरेस्ट हो गया सर। थैंक यू राजश्री जी। आपका सब कुछ बाधा ना आए मुझे। नहीं कोई बाधा नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। चलिए थैंक सर, यू वेरी मच, आप सब आए। सर मैं थोड़ा पंछी की समझूंगी। जैसे पंच पंछी होता है उस तरह पंच जानवर, पंच फूल, पंच फल भी तो होता होगा ना? हाँ होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इतनी सारी चीजें मैंने बताया था कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक महासागर है, जितना आप सीखोगे, जितना करोगे कम है। आपका जिस तारीख को आपने जन्म लिया, 1 तारीख से और 31 तारीख के बीच में, वो पूरा एक अलग कोर्स होता है कि 1 तारीख को अगर आप पैदा हुए तो आप क्या होगे, 2 तारीख को क्या होगे, 3 तारीख को क्या होगे, दिन में पैदा हुए तो क्या होगे, रात को पैदा हुए तो क्या होगे, शाम को पैदा हुए तो क्या होगे। इसी तरह से अगर ए से जेड तक आपका नाम है तो आपका नाम वो बताएगा कि ए वाले आप क्या, आपकी प्रॉब्लम रहेगी, क्या नहीं रहेगी, बी में क्या रहेगा, सी में क्या रहेगा। इसी तरीके से अगर आप मंडे को पैदा हुए तो क्या होगा, ट्यूसडे को पैदा हुए क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा। हर इतनी सारी चीजें हैं कि आपको करना आना चाहिए, बाकी तो चीजों की कमी नहीं है। बहुत सारी चीजें, पंच पक्षी, पंच फल, पंच जानवर, जो आपने बोला, पंच फूल, बहुत सारी चीजें इस तरह की। तो ऐसा कोई कोर्स होता होगा ना जिसको उसको मतलब जान लेने के बाद और कुछ जानने का जरूरत ही नहीं पड़ता होगा, इतना सारा ज्ञान लेने का जरूरत ही नहीं। लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसको आप एक बार सीख लो और उसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लाइफ का दूसरा नाम ही सीखना है। आज सारा आप ज्ञान देखिए, अपने आप ही मिलते रहेगा। हाँ जी, सारा ज्ञान अपने आप ही मिलते रहेगा। वो तो कभी नहीं होगा। ऐसा तो कभी नहीं। आज आप देखें कि यहाँ पर सुषमा जी बैठे हैं, इंद्राश्री जी बैठे हैं, इस एज ग्रुप पे बैठे हैं, फिर भी आज ये सीख ही रहे हैं ना। अगर आप ये सोचते हो कि एक ही ज्ञान सीख के फिर कोई सीखने की जरूरत नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। सर पूरा जन्म कम पड़ता है पूरा सीखने के जन्म लिए। कम पड़ता है तो भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो लास्ट मोमेंट तक, और वो भी जरूरी नहीं कि आप सीख जाओ, हाँ, क्योंकि समय के साथ बदलना जरूरी है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सब आए, आपने टाइम थैंक यू निकाला। सर। बहुत और मैं बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन क्लास में पूछूंगी, हाँ नीलोफर जी, जो समझ में नहीं आया वो क्लास में पूछूंगी। हाँ वो आप अपनी क्लास में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं कर रही हूँ। सर ओके, ये थर्सडे से है ना? हाँ थर्सडे से। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू सर। राम राम सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्ते सर। थैंक यू सर।